Hello students, today we are going to take a new chapter, that is chapter 15, our environment. अब पहले तो मैं ये सोच रही थी कि वी वुड टेक अप विद द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पर वो चैप्टर जो है बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए. जैसे अभी न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ डिसाइडिंग टू रिज्यूम द स्कूल्स इन जुलाई और एंड ऑफ द जुलाई. सो वी आर जस्ट वेटिंग कि अगर हमारे स्कूल्स वगैरह रिज्यूम हो जाते हैं तो वी विल टेक अप दैट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इन क्लास इटसेल्फ. अब मैंने ये जो चैप्टर लिया है अवर एनवायरनमेंट, ये इसीलिए है कि ये बहुत सिंपल है. अगर हम चल रहे इसमें ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा. जस्ट एक सिंपल रीडिंग से भी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और बहुत सिंपल चैप्टर है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है. बायोलॉजी में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो 30 मार्क्स को कवर करते हैं, और बहुत सिंपल है. मतलब बहुत, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप इन चीज़ों को समझ करके पढ़ोगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स लूज़ करोगे. सो लेट अस स्टार्ट कि आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है आर एनवायरनमेंट. अब जब चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आर एनवायरनमेंट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है कि एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज़ ऑन 5 जून. अभी सेलिब्रेट किया गया है ना, न्यूज़पेपर्स में सब जगह हमने पढ़ा है. पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक दिन हमने बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स करा दिए, तो क्या सिर्फ उतना ही सफिशिएंट है ये जो एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, जो अवेयरनेस बच्चों के अंदर डालने के लिए, सिर्फ क्या इतना ही चीज़ काफ़ी है? दैट्स नॉट इनफ. इसीलिए आपको जो है ये आर एनवायरनमेंट, इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपके एक कोर्स का हिस्सा बनाए हुए हैं ताकि आप इनको पढ़ें, अच्छे से समझें, और फिर इसको अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे करें जिससे आपको ये पता है कि आज की डेट में जब हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ओजोन डिप्लीशन की हम बात करते हैं, और जो डिफॉरेस्टेशन है, और हमारा जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, लिविंग एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. जब हम इन सब के बारे में, इवन वी टॉक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़, बहुत से स्पीशीज़ ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड हैं. तो जब हम इन सब के बारे में हम अच्छे से इनको जानेंगे, समझेंगे, तो एटलीस्ट हमें ये समझ में आएगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे कि इन चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके. जो डिटोरिएशन हो चुका है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे जो अर्थ का जो डिटोरिएशन हो चुका है, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उनको सही कैसे करें. तो इसीलिए ये जो है आपके एक सिलेबस का हिस्सा भी बनाया हुआ है. एंड टाइम टू टाइम जो है आपको एनवायरनमेंट के ऊपर जो है बहुत से आपको EVS में, साइंस जो में आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के फॉर्म में इसको डाला जाता है. इसके अलावा बहुत से एक गवर्नमेंट अपने लेवल पे, और जो डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स हैं अपने लेवल पे, बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए. जैसे कि कंपटीशंस कंडक्ट कराना एनवायरनमेंट के ऊपर, स्लोगन्स के लिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कराते हैं. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का क्या इंटरेक्शन होता है आपस में एक दूसरे के साथ में, एज वेल एज जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है उसके साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं या कितना डिपेंडेंट हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के ऊपर, कि एनवायरनमेंट को अगर हमें किसी ने कहा कि डिफ़ाइन कीजिए एनवायरनमेंट को, तो हम उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम क्या कहेंगे कि जो हमें सराउंड करती हैं जो चीज़ें, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. तो अब चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपने कभी ये सुना हो, कभी आप जाते हो किसी ऑफिस में, आपने पेरेंट्स को कभी, अगर आपके पेरेंट्स किसी कंपनी में या ऑफिस में काम करते हैं तो आपने सुना होगा कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि नहीं, बड़ा अनहेल्दी एनवायरनमेंट है. या कई बार ऐसे कहते हैं कि जब आप बहुत अच्छा आपस में लोग इन्जॉय कर रहे हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा फील हो रहा है. तो यानी जो चीज़ें आपको सराउंड करती हैं, जो भी चीज़ें आपको सराउंड करती हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आपको जो सराउंड करती हैं, दैट थिंग इज़ योर एनवायरनमेंट, वो आपका एनवायरनमेंट है. कई बार हम क्या कहते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
कहते हैं कि घर में अच्छा माहौल नहीं मिलता, एनवायरनमेंट नहीं है, घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है, या इंग्लिश जैसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन में वीक है, तो जनरली क्या रीज़न, उसका पीछे हम क्या रीज़न बताते हैं कि हमारा जो इधर एनवायरनमेंट है वो रूरल है, यहाँ पे ज़्यादातर रूरल लोगों से जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए इंग्लिश स्पोकन इधर की वीक है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। तो उन सभी चीज़ों को हम एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे जो आपको आसपास जो भी चीज़ें नज़र आती हैं आपके, दैट इज़ ऑल व्हाट वी कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। फिर एक टर्म आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब होता है ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो आपको ये पता है कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी लोग जो हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अभी आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। फाइनली इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द डिकम्पोजर्स की डिकम्पोजर्स भी कुछ ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेप्रोफाइट्स उस कैटेगरी में आते हैं, जो कि क्या करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। और वो भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल इसीलिए है क्योंकि दे आर रिप्लेनिशिंग द सॉइल अगेन विद द न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लिए गए थे वो सॉइल को वापस लौटाते हैं बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इतना आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो आपस में इंटरैक्ट यानी उनके अंदर आपस में एक इंटरडिपेंडेंस है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, है ना। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड प्लांट्स जो बाई प्रोडक्ट के लिए, प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, तो जो एक वेस्ट के फॉर्म में प्लांट जो रिलीज करता है वो एनिमल्स के लिए लाइफ सेविंग, एक सर्वाइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है, कैसे फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस, इसीलिए कहा गया है जो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स along with the नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, ये सारे नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो आपको पता है कि इन सभी का इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे कि अगर आप, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अडेप्टेशन देखते हो, एक प्रीवियस क्लासेस में आपका अडेप्टेशन से रिलेटेड एक चैप्टर रहा होगा 6th में एंड 7th में भी, जहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि डिफरेंट जो हमारे जोग्राफिकल एरियाज है, जैसे टुंड्रा रीजन की बात करें हम, या माउंटेन रीजन की बात करें, डेजर्ट रीजन की बात करें, तो वहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडेप्टेड है वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ के जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके साथ उनको सर्वाइव करना है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं है। तो इस तरीके जो एनवायरनमेंट के लिए सूट करते हुए वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडेप्टेशंस आए हैं। तो दैट मीन्स टू से दैट कि कोई भी जोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ की जो टेम्परेचर है, लाइट है, वहाँ का जो कितना लाइट होता है, टेम्परेचर कितना होता है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन में क्या है कि वहाँ पे प्लांट्स कैसे पाए जाते हैं, वो सब जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की वो वहाँ कैसे होंगे। तो इसीलिए दैट मीन्स टू से दैट कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, दैट इज़ लाइट, टेम्परेचर, ये सब तो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर रहे हैं ना, उनका जो कैसे दिखते हैं वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उनका जो इंटरैक्शन है एनवायरनमेंट के साथ में, ये ऑल टुगेदर क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेदर क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड
एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्रॉडली हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि इकोसिस्टम में भाई मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक वो होते हैं जो लिविंग है और दूसरे जो वो हैं नॉन लिविंग। इंपॉर्टेंट दोनों हैं, ऐसा अगर उनमें से लिविंग नहीं होगी तो भी नहीं काम चलेगा, नॉन लिविंग नहीं होगा या एयर वाटर टेम्परेचर इनमें भी कोई फ्लक्चुएशन होएगा, कोई ऐसी चीज़ चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी इंपॉर्टेंट दोनों हैं, पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या है एबायोटिक कंपोनेंट। और दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है वो ऑल ओवर क्या कहला रहा है, इकोसिस्टम कहला रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने इसको नोट्स के फॉर्म में अपना चैप्टर का नया नाम स्टार्ट कीजिए, आवर एनवायरनमेंट, और उसमें आप लिखिए कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इन द एनवायरनमेंट, everything that surrounds us is environment. It includes both living and non-living components. फिर बात करते हैं इकोसिस्टम की। All the interacting living organisms in an area with non-living components form an ecosystem, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। Ecosystem consists of both biotic and abiotic components like temperature, rainfall, wind, soil, etc. बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सभी जो हम बात करें ह्यूमन बींग्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, किसी भी तरह के एनिमल्स हो, दोज आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, टेम्परेचर है, वहाँ की रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, ये सब क्या है एबायोटिक कंपोनेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम टू टाइप्स की हो सकती हैं, एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे तो वर्ड सजेस्ट, नेचुरल मीन्स इट एग्जिस्ट नेचुरली, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। यानी अपने आप से बना है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। उसके एग्जाम्पल में आते हैं फॉरेस्ट, लेक, ग्रासलैंड, पॉन्ड, ये सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम को भी हम अगर डिवाइड करना चाहें तो फिर हम कहेंगे कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में क्या आएंगे, पॉन्ड, लेक और जो मेराइन हैं वो सब किस में आ जाएंगे, नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएंगे। जबकि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ये किसके अंडर में आएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। आर्टिफिशियल यानी कि जिस चीज़ को बनाया गया हो, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जिसे आर्टिफिशियली किया गया है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। अब जैसे क्रॉप फील्ड की बात करते हैं हम, क्रॉप फील्ड क्या है कि जैसे आप अगर इकोसिस्टम में क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। तो अब क्रॉप फील्ड क्या है, उसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ कि आपके जो क्रॉप्स हैं आसपास एक दो जो इक्का दुक्का ट्रीज़ होते हैं फील्ड में, क्योंकि ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होते ना फील्ड में, क्योंकि फार्मर को कल्टीवेट करना होता है, तो इसलिए बहुत रेयर, मतलब स्पार्स कहेंगे हम, रेयर नहीं स्पार्स, यानी कि दूर दूर कहीं एक दो ट्री उसमें प्रेजेंट होंगे क्रॉप फील्ड के अंदर। फिर क्रॉप क्या है, यानी कि वहाँ पे कैसी क्रॉप होगी वो कौन डिसाइड करेगा, फार्मर डिसाइड करेगा। और वाटर जो है वो फार्मर प्रोवाइड कर रहा है एट डिफरेंट इंटरवल्स।
ठीक है, वो एबैटिक सॉइल है वहाँ का, पर उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट वहाँ पे कौन मेंटेन कर रहा है? वो भी फार्मर मेंटेन कर रहा है, नेचुरली तो नहीं हो रहा ना, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करके। अब सपोज़ कि क्रॉप फील्ड के ऊपर फिर हम मानते हैं कि चलो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ इंसेक्ट्स पर्टिकुलर क्रॉप में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉटन फील्ड की बात करते हैं, कॉटन क्रॉप की बात करते हैं, तो उसके ऊपर एक इंसेक्ट है जो पर्टिकुलरली कॉटन फील्ड्स को ही इफेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं रेड कॉटन बग। वो जो कॉटन का ही दुश्मन है, वो कॉटन के ऊपर फीड करता है और ईल्ड को कम करता है। तो अब वो वहाँ पे होगा या नहीं? नेचुरल की अगर नेचुरली हम बात करते हैं नेचुरल, तो वो आता वहाँ पे उस बग को, जहाँ भी कॉटन का प्लांट नज़र आता है वो अपना ब्रीड करने के लिए वहाँ पे फीड करने के लिए आता है। लेकिन क्योंकि अभी वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, फार्मर उसको जो पूरा मॉनिटर कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके उसको बंद कर दे, उनको ग्रो नहीं करने देगा। तो इसीलिए क्रॉप कैसी होगी वो भी फार्मर डिसाइड करता है। तो ये एक कंट्रोल्ड कंडीशन है यहाँ पे, तो इसीलिए इस तरह की कोई सिस्टम पर क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।